अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसमें आपको बताएंगे कि शुगर की तशख़ीस आपने कैसे करनी है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपने शुगर चेक करवाई लैब में या ग्लूकोमीटर से चेक की तो आपको शुगर नहीं है तो आप कहेंगे मुझे शुगर नहीं है। हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि आपको शुगर कैसे आपने अपनी जो है वो उसकी तशख़ीस करनी है। पिछले लेक्चर में आपको तफसील के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस और इससे पैदा होने वाली बीमारियों और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया गया था। इस लेक्चर को समझने के लिए आप एक बार पिछले लेक्चर ज़रूर सुनें। फ्रैक्टोज इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है। चूँकि फ्रैक्टोज इंसान के जिस्म में इस्तेमाल नहीं होती और जिस्म में फ्रैक्टोज को इस्तेमाल नहीं करता, और अगर एक चीनी का चम्मच हम लेंगे तो उसमें आधा चम्मच फ्रैक्टोज होगी और आधा चम्मच ग्लूकोज होगी। जो आधा चम्मच फ्रैक्टोज है ये डायरेक्ट आपकी फ़ैट में तब्दील होगी और जिगर में चर्बी पैदा करेगी, फिर ऐसा ऐसा सारे जिस्म में इसकी वजह से चर्बी हो जाएगी। तो इसलिए आपने सबसे पहले जो प्रोसेस फूड्स हैं, बेकरी की आइटम्स हैं और एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये आपने बिल्कुल छोड़ देने हैं। प्रोसेस फूड में आपका कुकिंग ऑयल, आपके घी और बेकरी की बनी हुई अशिया जो बेक होती हैं वो सारी शामिल हैं। तो अभी आपको बताऊंगा सबसे पहले कि हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस की तशख़ीस कैसे करनी है। इसके लिए सबसे जो आम तरीका है वो ये है उसको कहते हैं होमोस्टैटिक मॉडल ऑफ असेसमेंट। फास्टिंग, उसमें ग्लूकोज आपने सबसे पहले चेक करनी होती है, HbA1c का टेस्ट करवाना होता है और फास्टिंग इंसुलिन चेक करनी होती है। अच्छा, इसका एक फार्मूला ये है कि जो फास्टिंग ग्लूकोज है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है फास्टिंग इंसुलिन के साथ और फिर इसको तकसीम कर देना है 405 के साथ। अच्छा, ये जो 405 है ये कांस्टेंट है, ये सब में ऐसे ही रहेगा। आपकी फास्टिंग ग्लूकोज भी तब्दील हो सकती है, फास्टिंग इंसुलिन लेवल भी तब्दील हो सकता है, लेकिन जो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तकसीम करना है ये 405 के साथ ये कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, नॉर्मल वैल्यू इसमें जो आएगी वो लेस देन 1 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, 1 से नीचे नीचे रहनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ये वैल्यू 1 से ऊपर आती है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो सकते हैं। इसके लिए मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि फास्टिंग ग्लूकोज आपने चेक की तो वो आ गई 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो HbA1c आपका है 4.7। फास्टिंग इंसुलिन आपने करवाई है तो वो आ गई है 4.5। अब आपने 90 को जो आपकी शुगर फास्टिंग आई है या आपने 90 को मल्टीप्लाई करना है 4.5 के साथ और फिर इसको तकसीम कर देना है 405 के साथ, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद एक और मिसाल आपको बताता हूँ कि आपने फास्टिंग ग्लूकोज की जो आई है 85 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो HbA1c आपका है 6.3 और फास्टिंग इंसुलिन आपने करवाई है जो कि आई है 10। तो अब आपने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो फास्टिंग ग्लूकोज को मल्टीप्लाई करना है आपने फास्टिंग इंसुलिन के साथ, यानी 85 मल्टीप्लाई बाई 10 और फिर आप इसको तकसीम कर देना है 405 के साथ, तो आपका जवाब आएगा 2.1, जिसका मतलब ये है कि आपको माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस है और प्री डायबिटिक, यानी कि आपको शुगर होने का आगाज़ हो गया है। तो यही टेस्ट आप अगर इसी पेशेंट का करवाएंगे तकरीबन 4 साल के बाद, तो उसकी मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ कि फास्टिंग ग्लूकोज अगर उसकी आती है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और HbA1c उसका आता है 5.4 और फास्टिंग जो इंसुलिन लेवल है उसका वो आता है 20। अगर 20 उसका इंसुलिन लेवल आता है तो आपने 100 को मल्टीप्लाई करना 20 के साथ और फिर उसको तकसीम कर देना 405 के साथ, तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 4.9। और इसका मतलब ये है कि इनकी हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर हल्के लेवल की शुगर, माइल्ड डायबिटिक पेशेंट है ये, और ये 8 से 10 साल गुजर जाते हैं। ये जब ये रिपोर्ट आती है ना तो इसका मतलब ये होता है कि इनको ये प्रोसेस स्टार्ट हुए इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का, शुगर का प्रोसेस स्टार्ट हुए 8 से 10 साल गुजर चुके हैं। और यही टेस्ट अगर आप उसका करवाएंगे तकरीबन 10 साल के बाद तो फास्टिंग ग्लूकोज तकरीबन आ जाएगी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, HbA1c आ जाएगा 10 और फास्टिंग इंसुलिन जो है ये 20 आ जाएगी इसकी इंसुलिन लेवल जो है।
तो अब आपने 200 को 20 के साथ ज़रब देना है और 405 के ऊपर इसको तकसीम करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.9, जिसका मतलब है कि हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़। अगर इस मरीज का इंसुलिन लेवल ना करवाया जाए तो डॉक्टर उसे शुगर कम करने वाली अद्वियात या फिर इंसुलिन पे डाल देंगे और यहीं से ही सारा मसला स्टार्ट होता है। जबकि इसका इंसुलिन लेवल पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसको अगर मज़ीद इंसुलिन देंगे तो ये तो फिर और इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो इसका टेस्ट है ब्लड इंसुलिन लेवल का, ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप ये टेस्ट नहीं करवा सकते तो आप इसका खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, इसको सेल्फ असेसमेंट आप कर सकते हैं। ये तरीका डॉक्टर एरिक बर्ग ने बताया है। अगर आपका पेट पेंट के बेल्ट से थोड़ा सा बाहर है तो आप माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा बाहर है तो ये मॉडरेट इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर में देखें। और इसमें तीसरे नंबर वाला जो है, इसका पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है। अगर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। तो अब आपको बताऊंगा कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो है वो 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है ग्लूकोज, और 5 ग्राम ग्लूकोज जो है ये तकरीबन 10 मिलीग्राम टेबल शुगर के बराबर होता है। और वी हैव 5 लीटर ऑफ ब्लड। हमारे जिस्म में तकरीबन 5 लीटर खून होता है, तो ये तकरीबन है इसमें 7-8 तक भी होता है। और 1 ग्राम शुगर होगी 1 लीटर ब्लड में, तो ये होगी तकरीबन 1 ग्राम 1 लीटर में। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, तो ये हो जाएगा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। ठीक हो गया। तो अब आप पाकिस्तानी खानों को देख लें। हम रोज़ाना तकरीबन 40 से 50 टेबल स्पून चीनी खाते हैं। 60 से 70% टोटल कैलोरीज दिन में। हमारा जिस्म इतनी शुगर कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए उसका नुकसान ये होता है कि शुगर बढ़ती है और इंसुलिन बढ़ती है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। पाकिस्तानी खुराक देख लें। 100 ग्राम गंदम में 70 ग्राम ग्लूकोज होती है। 14 से 15 ग्राम चम्मच जो टेबल स्पून है, ये इतनी शुगर बनती है। 100 ग्राम अगर चावल में 78 ग्राम ग्लूकोज होती है, जो 15 से 16 चम्मच बनती है। और 100 ग्राम आलू पकाए हुए, इनमें तकरीबन 81 ग्राम जो ग्लूकोज होती है, ये बनती है तकरीबन 17 से 18 चम्मच चीनी। इसके अलावा जो ऑल ग्रेन कॉर्न राई वगैरह, इसमें 65 से 70 ग्राम तक ग्लूकोज होती है, जो 13 से 14 चम्मच बनती है। रोटी चावल पूरी वगैरह सब में ज़्यादा शुगर पाई जाती है। फूड खाने 2 तरह के होते हैं। एक मैक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं, जैसे ये फुल ऑफ कैलोरीज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 14 कैलोरीज होती हैं 1 ग्राम में, और प्रोटीन 4 कैलोरीज पर ग्राम होती है। फैट 9 कैलोरीज पर ग्राम होती है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई को ताकत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई ये हमारा जिस्म डायरेक्ट ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो प्रोटीन होती हैं, ये तो बहुत यूनिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे हमारी स्किन बनती है, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, बाल, मसल्स, लिगामेंट्स, हार्मोन्स, ब्लड क्लॉट, हीमोग्लोबिन वगैरह, ये प्रोटीन की वजह से बनती हैं। प्रोटीन ईंधन के तौर पर इस्तेमाल जिस्म में नहीं होता, लेकिन ये इंसानी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए इसे हर हाल में लेना पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरी किस्म है वो है माइक्रो न्यूट्रेंट्स की। इनमें कैलोरीज नहीं होती, ये नॉन कैलोरिक होते हैं। इनमें शामिल हैं विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, फाइटोकेमिकल्स और फाइबर्स, वाटर। जिस्म के मेटाबॉलिज्म का कानून है कि जिस्म सबसे पहले ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करता है।
ग्लूकोज चूंकि टॉक्सिक है, इसलिए जिस्म उसे सबसे पहले इस्तेमाल करके फैट में तब्दील कर देता है। ग्लूकोज की मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे डीजल फ्यूल है। गाड़ी चलती है, वो उसको लगातार उसमें झटके लेती है, कभी उसको ज़रूरत पड़ती है, फिर रुआ होती है थोड़ी सी, फिर उसको खाती है, फिर रुआ होती है। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, उसको क्रेविंग होती है, भूख लगती है, खाना खाते हैं, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद वही काम होता है। तो जो फैट है ये एक स्टेबल है, स्टेबल एनर्जी है। जैसे हाई ऑक्टेन सुपर फ्यूल, इसका जैसे इसका धुआं कम होता है, कोई ये डर्टी फ्यूल नहीं है। जो ग्लूकोज है ये डर्टी फ्यूल है, और इसके साथ हाई ऑक्टेन के साथ या फैट के साथ गाड़ी रवानी के साथ चलती है। जिस्म ग्लूकोज को ताकत के तौर पर इस्तेमाल करता है। जिगर और मसल्स में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होती हैं और ग्लाइकोजन से फैट में तब्दील होती हैं। जब ग्लाइकोजन का स्टोर खत्म हो जाता है तो फैट इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक फ्रिज, जो आप सबसे पहले उसके जो स्टोर किया होता है नीचे वाला खाना वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप ऊपर वाले में शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहले जो ग्लूकोज है ये इस्तेमाल होती है। जब ये ख़त्म होती है तो फिर उसके बाद जो जिस्म में आपकी चिकनाई जमा हो चुकी है वो इस्तेमाल होती है। फैट अला क्वालिटी का जिस्म के लिए ईंधन है, और फैट का स्टोर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये 30 से 50 दिन तकरीबन, अगर आप में 10 किलो से ज़्यादा फैट है तो आप 30 से 50 दिन तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फैट को बॉडी कैलोरीज में तब्दील होती है, फिर मसल्स और दिमाग उसे इस्तेमाल करते हैं। मसल्स और दिमाग फैट से हासिल होने वाली ताकत से बहुत मोहब्बत करते हैं, और इनको ये फैट की जो ताकत है ये बहुत ज़्यादा पसंद है बजाय ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स के। पहले आपने ग्लाइकोजन को ख़त्म करना है, फिर फैट का इस्तेमाल खुद ब खुद ही शुरू हो जाएगा, और आपकी बॉडी फैट जो है ये बर्न होना शुरू हो जाएगी, और आपका जिस्म भी स्लिम होना शुरू हो जाएगा। तो आज के जो लेक्चर है ये बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद मालूमात के साथ हाज़िर होंगे।